एक आखिरी चीज़ है डी एग्रीगेशन ऑफ साइज्मिक हैजर्ड। ये हम डिटेल से नहीं पढ़ेंगे, मैं सिर्फ इसको डिफाइन कर देता हूँ और बस यहीं तक इसको डिस्कशन को रखेंगे कि ये प्रोसेस होता क्या है, डी एग्रीगेशन होती क्या है। वो इन शॉर्ट ये है, आप इसको सिंपली एज्यूम कर लें या जेन में लें डीकम्पोजिशन से। डीकम्पोजिशन यानी देखें, अभी हमने ये देखा कि मेरी ये साइट है, उसके इर्द गिर्द एक सोर्स ये है, एक सोर्स ये है और दूसरी सोर्स ये है। तीन सोर्सेज हैं ए बी और सी। और मेरे पास जो है मेरी साइट के ऊपर हैजर्ड कर्व आ गई है जो मुझे डीबी लेवल की कॉरेस्पॉन्डिंग एक पीजीए दे रही है और वो पीजीए है लेट से 0.5G। अब पीएसएचए का काम तो ये हो गया, उसने आपको 0.5G दे दिया। लेकिन अगर लेट से आप ये मालूम करना चाहते हैं कि इस 0.5G का कितना हिस्सा साइज्मिक सोर्स ए से आ रहा है, कितना हिस्सा साइज्मिक सोर्स बी से आ रहा है और कितना हिस्सा साइज्मिक सोर्स सी से आ रहा है, मतलब मैं ये मालूम करना चाहता हूँ कि इस 0.5 में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किस फॉल्ट की है या किस सोर्स की है। तो ये अगर मैं ये मालूमात मुझे मिलेंगी इस प्रोसेस से, डी एग्रीगेशन ऑफ साइज्मिक हैजर्ड से। यानी ये वो प्रोसेस है जो मेरे हैजर्ड के नंबर को डीकम्पोज करके मुझे इंडिविजुअल साइज्मिक सोर्सेज का कंट्रीब्यूशन भी बता सकता है। सो हैजर्ड कर्व तो आपको कंबाइंड इफेक्ट दे देगी, सारे साइज्मिक सोर्सेज को जमा करके उन उस नंबर के अंदर हर मैग्नीट्यूड का इफेक्ट शामिल होगा और हर डिस्टेंस का इफेक्ट शामिल होगा जो कोई भी साइज्मिक सोर्स आपसे रख सकती है, और वो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंस आपको मिल जाएगी। अब चूंकि सारे सोर्सेज के डिस्टेंसेज और उनके मैग्नीट्यूड्स मिक्स होके आपको एक कंबाइंड नंबर मिलता है, तो आप ये मालूम नहीं कर सकते कि हैजर्ड को कंट्रोल कौन सा फॉल्ट कर रहा है, कौन सी ऐसी सोर्स है जो आपके सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो अर्थक्वेक इवेंट्स हैं, जो मैग्नीट्यूड और डिस्टेंसेस या सोर्सेज हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए एक प्रोसेस है जिसमें हम हैजर्ड कर्व को दोबारा तोड़ते हैं डिफरेंट अर्थक्वेक सिनारियोज की कंट्रीब्यूशन में। ठीक है, अर्थक्वेक सिनारियो से मुराद है एक मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का पेयर। ठीक है, एम आर पेयर इसको बोलते हैं। यानी देखें, अभी हो ये रहा है कि अगर मेरी साइट के ऊपर नंबर आ रहा है 0.5G PGA कॉरिस्पॉन्डिंग टू DBE11, तो अब मैं ये मालूम करना चाहता हूं कि वो कौन सा मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड 5 है, 6 है, 7 है, और वो किस डिस्टेंस पे आए अगर मेरी साइट से, तो वो इस नंबर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। ये इंफॉर्मेशन कहलाती है कंट्रोलिंग अर्थ को एक सिनारियो, और ये हमें मालूम हो सकती है सिर्फ इस प्रोसेस से जिसको कहते हैं डी एग्रीगेशन ऑफ साइज्मिक हैजर्ड या डीकम्पोजिशन ऑफ साइज्मिक हैजर्ड। तो एक तो इसका डीकम्पोजिशन का तरीका ये है कि जब आप हैजर्ड कर्व बना रहे हैं तो कंबाइंड हैजर्ड कर्व के साथ साथ आप इंडिविजुअल साइज्मिक सोर्सेज की हैजर्ड कर्व भी बना लें और उनको जमा करके कंबाइंड आ जाएगी। तो ये जो सॉलिड लाइन है लेट से ये कंबाइंड है, और ये साइज्मिक सोर्स नंबर ए की अलग से है, ये लेट से लाइन बी की अलग से है। तो अब आप इससे ये मालूम कर सकते हैं कि अगर लेट से मेरी साइड पे पीजीए आ रहा है 0.3 किसी एक डेफिनेशन के मुताबिक, तो मुझे ये पता लग रहा है कि इसका बड़ा हिस्सा फॉल्ट नंबर ए से आ रहा है जो ये है, ये वाली लाइन, और इसका छोटा हिस्सा फॉल्ट नंबर बी से आ रहा है। लेकिन अगर यही नंबर मेरी साइड पे आने वाला होता 0.05, तो मुझे पता होता कि इसका बड़ा हिस्सा जो है वो बी से आ रहा है, इसकी सीध में अगर मैं ले जाऊं, और छोटा हिस्सा जो है वो फॉल्ट ए से आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये इंडिविजुअल हैजर्ड कर्व्स को पढ़ के आप ये बता सकते हैं कि किसी भी एरिया में हैजर्ड में कौन कौन सी सोर्सेज कंट्रोल कर रही हैं और कौन सी ऐसी हैं जिनकी कंट्रीब्यूशन कम है। ठीक है, और ये भी मुमकिन है कि एक खास पीजीए की रेंज में एक सोर्स ज्यादा हो और दूसरी कम हो, और अगली रेंज में उलट हो जाए, जैसे अभी हो रहा है कि इस पॉइंट से पहले पहले, इस पॉइंट से पीछे पीछे तक जो पीजीए है उसमें सोर्स बी का रोल ज्यादा है, ए का कम है, लेकिन आगे जाके ए का ज्यादा हो जाता है, बी नीचे हो जाती है। ठीक है, सो इंडिविजुअल सोर्सेज की कंट्रीब्यूशन यूं, एक तो तरीका ये है कि आप हैजर्ड कर्व को तोड़ लें, इंडिविजुअल सोर्सेज की हैजर्ड कर्व भी बना लें।
ये लेफ्ट साइड पे जो फिगर है ये पीजीए को इस्तेमाल करके है, राइट साइड पे जो है वो एसएस को इस्तेमाल करके है। तो अब आप जानते हैं कि ये भी एक हैजर्ड का पैरामीटर है, लेकिन कॉन्सेप्ट वही है। इसी तरह यहाँ पर भी देखें आप कि एक खास रेंज में लेट से ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये इंडिविजुअल सोर्सेज की हैं, तो ये सारी इंडिविजुअल सोर्सेज हैं, ठीक है। और जो सॉलिड लाइन है ये कंबाइंड हैजर्ड कर्व है। आप इस्तेमाल तो कंबाइंड ही करेंगे, लेकिन सिर्फ ये मालूमात के लिए कि कौन सी सोर्स कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, इंडिविजुअल हैजर्ड कर्व्स भी देखी जा सकती है। ये एक रियल पाकिस्तान का केस है, एक स्टडी से लिया गया है, इस स्टडी से। और इसमें फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद के लिए डिफरेंट सोर्सेज की हैजर्ड कर्व्स अलग से भी प्लॉट की गई हैं, और ये जो सॉलिड ब्लैक लाइन है ये टॉप पर जो है ये ऑल की लाइन है या कंबाइंड की लाइन है, ठीक है। अब ये जो इंडिविजुअल लाइंस हैं ये डिफरेंट साइज्मिक सोर्सेज हैं, ठीक है। इसी तरह ये भी इंडिविजुअल साइज्मिक सोर्सेज हैं, ये एसएस के लिए है, जो लेफ्ट साइड पे फिगर है ये पीजीए के लिए, ठीक है। अगर आप फॉल्ट्स की लाइन देखें, फॉल्ट्स की लाइन ब्लू कलर में, तो ये कम पार्टिसिपेट कर रही है इस रेंज में, लेकिन आगे जाके ये एक दो सोर्सेज से बढ़ जाती है, लेकिन ओवरऑल ये काफ़ी कम पार्टिसिपेट कर रही है। और ये जो रेड और ग्रीन लाइंस हैं ये सोर्सेज, ये एरिया सोर्सेज हैं, और ये एरिया सोर्सेज ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो यूं आप हर सोर्स, चाहे वो एरिया सोर्स है चाहे फॉल्ट सोर्स है, उसकी कंट्रीब्यूशन देख सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये है हर सोर्स की कंट्रीब्यूशन देखने का कि आप एक 3D ग्राफ प्लॉट कर लें। आपकी ये हैजर्ड कर्व आ गई, ये एक आपका पॉइंट आ गया, यहां से आपने लेट से हैजर्ड का पैरामीटर पिक कर लिया। अब इस हैजर्ड के पैरामीटर को डीकम्पोज किया जा सकता है यूजिंग दिस डी एग्रीगेशन, और इस प्रोसेस को फिलहाल छोड़ेंगे और अल्टीमेट आउटपुट पे जाएंगे। वो आउटपुट जो है वो इस तरह की होगी कि एक 3D ग्राफ होगा। उस ग्राफ में एक एक्सिस पे मैग्नीट्यूड होगा, एक पे डिस्टेंस होगा, और वाई एक्सिस पर है परसेंटेज कंट्रीब्यूशन टू दी हैजर्ड, विच मीन्स यानी ये हमें ये बताएगा, ये जो 3D स्पेस है अब इसके ऊपर टॉवर खड़े होंगे ऐसे, हर टॉवर एक मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का पेयर होगा, ठीक है। और जिस टॉवर की जितनी हाइट होगी, इसका मतलब है वो मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस का जो पेयर है वो टोटल हैजर्ड के नंबर में उतना ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो मैं फॉर एग्जांपल इस ग्राफ से ये पिक कर सकता हूं कि 70% ऑफ द कंट्रीब्यूशन इज फ्रॉम मैग्नीट्यूड 6.5 और डिस्टेंस 50 किलोमीटर पेयर का है। 20% जो है वो मैग्नीट्यूड 7 और डिस्टेंस 70 किलोमीटर का है, और 10% कंट्रीब्यूशन मैग्नीट्यूड 7.5 और 100 किलोमीटर का है। तो यूं मैं 3 पेयर आइडेंटिफाई कर सकता हूं, या 4 या जितने भी, जो मेरे हैजर्ड में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये मालूमात बड़े काम की है, इसलिए कि अगर मुझे ये पता चल जाए कि मेरी साइड पर आने वाले हैजर्ड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन फ्ला मैग्नीट्यूड लेट से 6.5 और फ्ला डिस्टेंस यानी लेट से 50 किलोमीटर की है, तो मैं अपनी साइड के इर्द गिर्द देख लूंगा कि 50 किलोमीटर डिस्टेंस में मेरे साइड से कौन सी फॉल्ट लोकेट करती है, और मुझे वो फॉल्ट आइडेंटिफाई हो जाए तो मैं कह सकता हूं कि इस फॉल्ट पर अगर मैग्नीट्यूड 6.5 आ गया तो वो मेरी साइड पर हैजर्ड सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो अगर मैंने डायनामिक एनालिसिस करना है अपनी बिल्डिंग का इस साइड के ऊपर, तो मैं जो ग्राउंड मोशन पिक करूंगा पास डेटा से, वो ऐसे अर्थक्वेक्स की करूंगा जिनका मैग्नीट्यूड 6.5 हो और जिनका सोर्स टू साइड डिस्टेंस 50 किलोमीटर हो, यानी एपी सेंटर से रिकॉर्डिंग स्टेशन तक का फासला 50 किलोमीटर की रेंज में हो। तो वो अर्थक्वेक जो है वो मेरी साइड पर आने वाले अर्थक्वेक्स की ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव होंगे बनिस्बत कोई और मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस पेयर मैं ले लूँ अगर, ठीक है। इसका मतलब है एक बहुत बड़ी एप्लीकेशन साइज्मिक हैजर्ड डी एग्रीगेशन की ये है कि आप जब डायनामिक एनालिसिस बिल्डिंग का करते हैं तो आपको ये इंफॉर्मेशन ग्राउंड मोशन सिलेक्शन में इस्तेमाल करनी होती है, ठीक है। ग्राउंड मोशन सिलेक्शन में यूज करते हैं, क्योंकि देखें एक और भी बात सोचें कि लेट से आपकी साइट के 50 किलोमीटर पर एक ऐसा फॉल्ट है जिसका फॉल्टिंग मैकेनिज्म है स्ट्राइक स्लिप। अब ये बड़ी कीमती इंफॉर्मेशन है, बिकॉज जब आप ग्राउंड मोशन सेलेक्ट करेंगे पास डेटा से, तो आप सिर्फ उन फॉल्ट्स की प्रोड्यूस हुई हुई ग्राउंड मोशन लेंगे जिनका फॉल्टिंग मैकेनिज्म स्ट्राइक स्लिप ही होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि मेरी साइड पर जो हैजर्ड है वो ऐसा फॉल्ट
गवर्न कर रहा है या कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, सो ये प्रोसेस तो हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन आपको इसका इसका यूज और इसका बेसिक आउटपुट पता होना चाहिए कि ये हैजर्ड के नंबर को जो आपने हैजर्ड असेसमेंट से निकाला होता है उसको फर्दर डीकम्पोज करता है इनटू कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट साइज्मिक सोर्सेज या इनटू कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस पेयर्स या अर्थक्वेक सिनारियोज। ठीक है, सो टुवर्ड्स द एंड ये ग्राफ है जो यूएस का एक पर्टिकुलर साइट है, ये वाली साइट इसके लिए डीएग्रीगेशन का प्लॉट शो कर रहा है। एक तरीका तो ये है कि आप मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस को यूं, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में दिखाया, यूं ग्राफ की तरह बना लें, एक पर मैग्नीट्यूड रख लें, एक पर डिस्टेंस रख लें, तो इस फ्लोर के ऊपर हर नुक्ता जो होगा वो एक मैग्नीट्यूड डिस्टेंस का पेयर होगा, और हाइट जो है इसकी वो कंट्रीब्यूशन टू दी हैजर्ड होगी, परसेंटेज कंट्रीब्यूशन। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्टली मैप के ऊपर ये कॉलम्स बना रहे हैं, यानी अब देखें ये उस साइट का मैप है और मैप के ऊपर डायरेक्टली आपने ये हाइट्स बना ली हैं, और जो कॉलम्स हैं इनके कलर उस सूरत में मैग्नीट्यूड को शो करेगा, और डिस्टेंस तो डायरेक्टली आपके पास जो है वो मैप के ऊपर ही बना हुआ है, तो डिस्टेंस तो आपके पास डायरेक्टली अवेलेबल है, और जो इनकी जो हाइट होगी कॉलम्स की वो परसेंटेज कंट्रीब्यूशन होगी। तो अभी इस मैप को अगर मैं ज़रा देखूं, ये एस एस के लिए बनाया गया है, एस एस की वैल्यू आ रही थी 0.356 जी इस पर्टिकुलर साइट के ऊपर। तो इस मैप के लिए जो हैजर्ड एग्रीगेशन डी एग्रीगेशन की गई है, इस मैप से अब शो क्या हो रहा है, शो ये हो रहा है कि जो ब्लू कलर के हैं उनकी पीक्स हैं, यानी 5.5 मैग्नीट्यूड की, और फिर येलो कलर्स काफ़ी सारे पीक्स में, यानी 6.7, ऑलमोस्ट 7। तो मैं कह सकता हूँ कि मैग्नीट्यूड 5 और मैग्नीट्यूड 7, 5.5 और 7, ये दो मैग्नीट्यूड्स ऐसे हैं जो हाईएस्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और अगर आपकी साइट जो है वो लेट से कहीं यहाँ पे है, लेट से यहाँ पर है जहाँ मैंने स्टार बनाया है, तो अब आपको इन दोनों के डिस्टेंसेस भी पता चल जाएंगे कि 5.5 के कलर वाले टावर कितने दूर है मेरी साइट से और 7 के कितने दूर हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड के साथ मुझे डिस्टेंसेस भी इनके पता चल जाएंगे, और फिर इनकी रिलेटिव हाइट्स मुझे ये बता रही हैं कि ये कितना कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फाइनल मेरा जो नंबर आया था 0.356 जी, इसके अंदर इनकी कितनी कितनी कंट्रीब्यूशन। तो अब ये दो इसलिए टावर्स अलग से इसलिए बने हैं कि मुमकिन तौर पे दो साइज्मिक सोर्सेज ऐसी होंगी जो मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर रही होंगी आपकी साइट पे। एक ये हो सकता है दो डिफरेंट फॉल्ट्स हों, ये हो सकता है दो डिफरेंट एरिया सोर्सेज हों। ठीक है, लेकिन अगर एक ही सोर्स कंट्रीब्यूट कर रही होती ज्यादातर, जैसे 70%, तो फिर एक ही जगह पे टावर कॉन्सेंट्रेटेड होते जो दो जगह पे ना होते। इसी साइट के ऊपर अगर आप देखें, सो ये S1 की डी एग्रीगेशन है, जिसका नंबर था 0.1403 जी। ठीक है, ये नंबर है उसी साइट के ऊपर। SS के लिए तो आपने देख लिया दो अलग टावर बने हुए थे करीब करीब, लेकिन S1 के केस में देखें कि मैग्नीट्यूड 7 के जो टावर्स हैं येलो कलर के वो यहाँ पे हैं, और एक टावर कहीं अलग से भी यहाँ पर है जो कि मैग्नीट्यूड 8 के हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर आपकी साइट मैप के ऊपर कहीं यहाँ है जिसके लिए ये बनाया गया है, तो इस साइट को दो डिफरेंट किस्म के अर्थक्वेक से खतरा है, यानी इस नंबर के अंदर दो बड़े कंट्रीब्यूटर्स हैं। एक है मैग्नीट्यूड 7 जो करीब के साइज्मिक सोर्स से पैदा हो सकता है, करीबी टावर्स हैं, और एक मैग्नीट्यूड 8 जो बहुत दूर के साइज्मिक सोर्स से पैदा हो सकती है। ठीक है, सो ये बड़ी कीमती इंफॉर्मेशन है देखें आपकी साइट के बारे में, कि आपको पता लग गया कि मेरी साइट पे दो मुख्तलिफ तरह के अर्थक्वेक आ सकते हैं। एक जो करीबी फॉल्ट से आ सकता है उसका मैग्नीट्यूड कम होगा, और एक दूर दराज के फॉल्ट से आ सकता है, ये कोई फॉल्ट बी कह देते हैं इसको, और उसका मैग्नीट्यूड 8 है। अब ये इंफॉर्मेशन अहम इसलिए भी है कि जो मैग्नीट्यूड 8 एट फॉल्ट बी से आ रहा होगा ना अर्थक्वेक, वो मॉडिफाई होता हुआ उसका फ्रीक्वेंसी कंटेंट आपकी बिल्डिंग तक पहुंचते पहुंचते चेंज हो चुका होगा। तो बिल्कुल मुमकिन है कि आपकी साइट पे जो फॉल्ट बी से अर्थक्वेक आ रहा है वो ऐसे दिखे, जिसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो चुकी हो। ठीक है, लेकिन मुमकिन है कि जो फॉल्ट ए से आ रहा है, जो ये पहले वाले टावर है येलो टावर, इनसे जो अर्थक्वेक आ रहा है वो बड़ा हाई फ्रीक्वेंसी हो, जैसे ऐसे।
तो ये दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स हैं जो आपकी बिल्डिंग को बिल्कुल डिफरेंट तरीके से डैमेज करेंगे। ठीक है, सो आपने जब बिल्डिंग को डिजाइन करना है तो इन दोनों मुख्तलिफ किस्मों के अर्थक्वेक को अलग अलग ट्रीट करना है, हैंडल करना है। और ये इंफॉर्मेशन आपको सिर्फ डी एग्रीगेशन से मिली है, वरना तो आपको S1 डायरेक्टली कंबाइंड नंबर तो पता ही था। तो आपको ये पता नहीं था कि कितनी किस्म के अर्थक्वेक आ सकते हैं, कौन कौन से फॉल्ट मेरी इस नंबर में ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो यूं आप डी एग्रीगेशन अगर आपको उस एरिया की अवेलेबल हो जाए तो उनके रिजल्ट्स को अंडरस्टैंड करके भी अपनी बिल्डिंग पर आने वाले मुख्तलिफ किस्म के अर्थक्वेक्स को आप समझ सकते हैं। सो एंड पे ये कुछ पाकिस्तान के डी एग्रीगेशन के रिजल्ट्स हैं, बट ये वही चीज़ बता रहे हैं जो मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सो थैंक यू फॉर योर अटेंशन।